आइए पढ़ते हैं डाक पेटी पोस्ट बॉक्स के बारे में। ठीक है, डाक पेटी एक लाल रंग की पेटी होती है। इसका प्रयोग भेजी जाने वाली चिट्ठियों का संग्रह करने के लिए किया जाता है। पोस्ट ऑफिस के बाहर आपको ये डाक पेटी दिख जाएगी बच्चों। यहाँ पर आप इस वाले एरिया में आप अपनी चिट्ठियां डाल सकते हो और नीचे में यहाँ पर लॉक लगा होता है। यहाँ पर तो क्या होता है, डाकिया आता है, लॉक खोलता है और चिट्ठियां निकाल लेता है। और जैसा जैसा आपने उस पे पता लिखा है उसके अनुसार वो पिन के अनुसार सारी चिट्ठियों को पोस्ट करता चला जाता है, मतलब आगे फॉरवर्ड करता चला जाता है। तो ये हमारी डाक पेटी कहलाती है। जब हमें किसी को चिट्ठी भेजनी होती है तो हम उस पर सही पता लिखकर डाक पेटी में डाल देते हैं। यहाँ पे एक विंडो होता है, वहां पे डालते हैं। फिर डाकघर पोस्ट ऑफिस वाले डाकिया भैया या बहना इस डाक पेटी से चिट्ठियां निकाल कर डाकघर ले जाते हैं। डाकघर से चिट्ठियां पते पर लिखे नगरों के डाकघरों में भेजी जाती हैं। उसके पश्चात डाकिया भैया और बहना उसे सही पते पर देने जाते हैं। इसी तरह हमारी चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। अब देखो पिन कोड, पिन कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एड्रेस से पहले पिन कोड देखा जाता है और पिन कोड के अनुसार ही चिट्ठियों को अगले डाकघर में पहुंचाया जाता है। तो पिन कोड 6 अंकों की संख्या होती है। इसे किसी विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाक, चिट्ठी और पार्सल भेजने और प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव या नगर में कोई चिट्ठी भेजनी हो तो उस स्थान का पिन कोड डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि चिट्ठी सही पते पर पहुंचे। इसका पहला अंक राज्य को बताता है, दूसरा और तीसरा अंक जिले को बताता है और अंतिम 3 अंक डाकघर की पहचान करते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि आपके जो पिन कोड होते हैं उसके हमेशा 6 अंक होते हैं। 6 अंक कैसे होते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6। तो अब इतना समझ जाओ कि जो पहला अंक है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपके राज्य को, कि किस राज्य में चिट्ठियां जानी है। उसके बाद उसका दूसरा अंक क्या है, दूसरा और तीसरा, क्योंकि 2 से ज्यादा मतलब एक सिंगल डिजिट में तो जिले नहीं होंगे, बहुत सारे स्टेट में डबल डबल में जिले होते हैं। तो ये दोनों अंक किसको बताता है, जिलों को बताता है कि किस जिले की चिट्ठी है। और आखिरी जो 3 डिजिट है ये हमारे डाकघर का कोड होता है, जहां पे चिट्ठी जानी होती है, पोस्ट ऑफिस का कोड होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। चिट्ठी आई है। पत्र लिखना एक बहुत पुरानी और आनंददायक कला है बच्चों, आप सभी को पत्र लिखना चाहिए। सोचिए एक कि मोबाइल फोन, ईमेल या व्हाट्सएप आने से पहले लोग एक दूसरे को कैसे संवाद करते थे। हाँ, वे पत्र लिखते थे। आपने कभी पत्र लिखा है, आपने मम्मी पापा से पूछना। वो लोग, जब मोबाइल फोन था ही नहीं, व्हाट्सएप था ही नहीं, तो वो लोग एक दूसरे को हमेशा पत्र लिखा करते थे। पत्र क्या होता है, एक संदेश होता है जिसे कागज पर लिखा जाता है और डाक के द्वारा दूर रहने वाले मित्रों और सगे संबंधियों को भेजा जाता है, उसको हम लोग पत्र लिखते हैं। तो पत्र में आप अपनी बातें लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, सबसे पहले प्रारंभ में सबसे पहले अपने ऊपर दाईं ओर आपको दिनांक लिखना है और पत्र पाने वाले का नाम लिखना है, ताकि यह पता चले कि पत्र कब लिखा गया है। उसके बाद आपको संबोधन करना है, जैसे पूज्य, आदरणीय, या फिर पिताजी, या फिर किसी मित्र को लिखना है तो मेरे प्रिय मित्र आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अभिवादन करना है, जैसे नमस्ते, प्रणाम, आशीर्वाद आदि। ठीक है, अब उसके बाद आपको अपनी बात लिखनी है। अभिवादन के बाद पत्र के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं वह लिखें। पत्र लिख रहे हो तो कोई पर्पस होगा, कोई रीजन होगा, वो आपको उसमें लिखना है। और अंतिम पंक्ति में लिखना है कि घर के अन्य लोग कैसे हैं, उनको प्रणाम कहें, छोटों को प्यार कहें। और समापन करते वक्त आपको अंत में अपना नाम और अपने बारे में छोटी सी चीज लिख सकते हो। ठीक है, पत्र लिखते समय आपको अपनी भावनाओं को कागज पर उतारने का अवसर मिलता है। जब दूसरा व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उसे लगता है कि आप उसके पास ही बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। और हाँ, पत्र को लिफाफे में डालना ना भूलें, लिफाफे पर एक डाक टिकट भी चिपकाएं।
और साफ अक्षरों में जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पूरा पता पिन कोड सहित लिखें। आजकल ऐसे पत्र कम लिखे जाते हैं, फिर भी वे बहुत विशेष होते हैं। तो आप किसी को पत्र लिखने की सोच रहे हैं तो इसे लिखें और उसको भेजें और देखिए कि वो पहुंचता है या नहीं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है। अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा था। ठीक है, अब सोचो यदि वह क्या लिखता, यदि वह अपने मित्र को पत्र लिखता। मित्र है तो उसको प्रिय मित्र लिख सकता है। यदि अपनी बहन को पत्र लिखता तो क्या लिख सकता है, प्यारी बहन, प्रिय बहन भी लिख सकता है। अपनी माँ को पत्र लिखता तो क्या लिख सकता है, सादर नमस्ते माँ, है ना। अपने अध्यापक को लिखता तो क्या लिख सकता है, आदरणीय गुरु जी या आदरणीय अध्यापक जी, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, अब देखो आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। अब आपके शहर के आसपास क्या है, कौन सी जगह है, क्या खाते हो, यह भी आप अपने पत्र में लिख सकते हो। उदाहरण के लिए, प्रिय मित्र रोहित, सप्रेम नमस्ते। आप लिख सकते हो, मैं आशा करता हूं कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मैं तुम्हें अपने शहर पटना के बारे में लिखना चाहता हूँ। अब जो भी शहर में रहते हो आप उसके बारे में लिख सकते हो। यह एक ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक मतलब पुराना शहर है, जहाँ घूमने की कई सुंदर और रोचक स्थान है। सबसे प्रसिद्ध स्थल है गोलघर। और गोलघर क्या है बच्चों, अन्न घर, अन्नालय है ना, वहां पे अन्न रखे जाते थे पहले। अब तो वो बहुत पुराना हो गया है इसलिए उसको सुरक्षित रख दिया गया है, बट बहुत पहले समय वो अन्न का घर था। वहां पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था। इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान है, जहाँ बहुत सारे जानवर मिलते हैं, बहुत सारे पक्षी मिलते हैं। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि पटना का जो जैविक उद्यान है, जो जू है, वो वन ऑफ द बेस्ट जू है हमारे इंडिया का। मतलब वहां बहुत सारे जानवर हैं, इतने जानवर बहुत कम ही जू में मिलते हैं। कुम्हरार में एक प्राचीन मौर्यकालीन खंडर है। बिहार का संग्रहालय है जो बहुत सुंदर है। गांधी मैदान भी बहुत सारा है जहाँ कितने सारे आयोजन होते हैं। फिर हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा है। महावीर का मंदिर है हमारे पटना जंक्शन स्टेशन के पास। और फिर बहुत सारे प्रसिद्ध व्यंजन भी है पटना के, जैसे कि लिट्टी चोखा है, तिलकुट है, खाजा है, चना घुगनी खाते हैं, चने के मसालेदार सी सूखी सब्जी होती है, बालूशाही है। ये सारे व्यंजन बिहार और पटना के फेमस हैं। इसके अलावा बहुत सारी मिठाइयाँ के शॉप्स हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी चाट मिठाइयाँ खाती हैं। और फिर आप आखिर में लिख सकते हो कि मुझे विश्वास है एक दिन तुम पटना जरूर आओगे, तो हम इन सभी स्थानों की सैर करेंगे और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेंगे। और शुभकामना सहित तुम्हारा मित्र, जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी मित्र को बच्चों पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नीचे गए दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उन वाक्यों का प्रयोग कीजिए। वी उपसर्ग है और शेष हमारा मूल शब्द है, तो नया शब्द क्या बना, विशेष। तो वाक्य क्या है, आज का दिन मेरे लिए विशेष है। अब देखो भर पेट, भर पेट मतलब पेट भरा हुआ, लिख सकते हो भर पेट। अब इसका वाक्य क्या होगा, हमने दोपहर में भर पेट खाना खाया, मतलब पेट भर के खाना खाया। अब देखो नया शब्द क्या है, उपयोग। इसका मतलब इसका उपसर्ग क्या होगा, उप। अब उपयोग का वाक्य क्या बनेगा, पुराने कपड़ों का उपयोग किया गया है कुछ भी बनाने के लिए। प्रयोग भी लिख सकते हो आप, प्रशासन भी लिख सकते हो। वाक्य क्या बनाओगे, जिले का प्रशासन चुस्त था, मतलब बहुत अच्छा था। अनु है उपसर्ग, शासन है हमारा मूल शब्द, तो क्या नया शब्द बनेगा, अनुशासन। वाक्य क्या बनेगा, अनुशासन हम सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियम हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इससे हमारे जीवन सुचालित रूप से चलते हैं। ठीक है, देखो नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और इन्हें आगे बढ़ाकर लिखना है, मतलब वाक्य को पूरा करना है। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। हमने झूम झूम कर क्या होगा, नृत्य किया। हमने कूद कूद कर खेला। हमने उछल उछल कर पतंगे उड़ाई। हमने मैदान घूमा, या फिर लिख सकते हो हमने उछल उछल कर डांस किया या पानी में खेला, कुछ भी जो भी आपको मन है आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखना है।
जो कार्य बीते समय में पूरे हो गए हैं, उसको हम क्या लिखते हैं? हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी में, है ना? जो कार्य हो गया है मतलब पहले हो गया है, पास्ट में हुआ है, तो उसको हम लोग था थी लिखते हैं, है ना? जो कार्य अभी हो रहा है मतलब अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है, उसको हम क्या लिखते हैं? मैं गीत गा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, है ना? जो कार्य आगे आने वाला है मतलब आगे भूत में आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं? गा गी, है ना? हम सब परिवार कल घूमने जाएंगे, हम पिक्चर देखने जाएंगे, कल हम यात्रा पे जाएंगे, कल हम उनसे मिलने जाएंगे, या फिर कल मैं पढ़ूंगी, है ना? तो आप एक एक करके इसमें लिख सकते हो। जैसे हमने कल संग्रहालय देखा, देखा मतलब क्या? भूत हो गया, पुराना हो गया, कल का। मैं पत्र पढ़ रहा हूं मतलब अभी पढ़ रहा हूं। हम कल अजमेर जाएंगे मतलब फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली से खोजकर लिखना है। क्या क्या उसने पत्र में लिखा था, उसमें से यहाँ पे ढूंढना है और लिखना है। चाहे जंतर मंतर या फिर जयपुर, है ना? जयपुर का ये हटा देना, ठीक है? ये नहीं आएगा। उसके बाद जयसी, आमेर, हवा महल, और भी आपको जो भी शब्द मिले आप उसको लिख सकते हो। पत्र में संग्रहालय शब्द आया है, ऐसे और भी शब्द का पता कीजिए और लिखिए, उन्हें समझिए और अपनी लेखन पुस्तिका में उससे वाक्य भी बनाना है। उदाहरण के लिए देखो, विद्यालय क्या है? पढ़ने का स्थान, मैं प्रतिदिन विद्यालय समय पर जाता हूँ। संग्रहालय, जहां पे चीजों को संग्रह इकट्ठा की जाती हैं। जैसे कल हम इतिहास का संग्रहालय घूमने गए। पुस्तकालय, आलय का क्या बच्चों मतलब है? आलय, आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, अब किस आलय का होता है मतलब घर। अब देखो, विद्यालय मतलब विद्या का घर, संग्रहालय मतलब संग्रह की गई चीजों का घर, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का घर, विमानालय मतलब विमान का घर, धर्मालय मतलब धर्म का घर, अनालय मतलब अन्न का घर, जलालय मतलब जल पानी का घर। तो विमानालय मतलब हवाई जहाज, एयरपोर्ट होता है जहाँ पे हवाई जहाज रहते हैं, वहां मैं अपने चाचा को लेने विमानालय गया, एयरपोर्ट गया। पुस्तकों को पढ़ने की जगह को क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। छात्र पुस्तकालय में चुपचाप पढ़ रहे थे। पुस्तकालय इज योर लाइब्रेरी, जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी है उसको हम लोग हिंदी में पुस्तकालय भी कहते हैं। धर्मालय, जहाँ धर्म के कार्य होते हैं, पूजा स्थान होता है, यज्ञ वगैरह होते हैं, तो गांव में एक नया धर्मालय बनाया गया। अनालय, जहाँ पे अन्न खाद्यान्न हम लोग रखते हैं। पुराने समय में अनालय में अनाज संग्रहित किया था, जैसा कि आपका गोल घर है, गोल घर इज अनालय। अभी नहीं रखा जाता है, बट पुराने समय में उसमें अन्न अनाज को रखा जाता था। जलालय मतलब पानी का स्थान, जहां पे वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वेधशाला क्या होता है? वह स्थान जहां ग्रहों, तारों और नक्षत्रों को देखने के लिए यंत्र रखे जाते हैं, उसे वेधशाला कहते हैं। इन यंत्रों की सहायता से ग्रहों की गति स्थिति निरंतर अध्ययन किया जाता है। देखो, अभी तो टेलीस्कोप है, इतने सारे सैटेलाइट्स हैं कि हम लोग कर लेते हैं, अभी सब कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। पहले के समय ऐसे वेधशाला बनाए जाती थी, जहाँ पे शैडो को रखकर मतलब सूर्य की शैडो को देखकर, तारों की जगह को देखकर देखकर उनके नक्षत्रों को बताया जाता था। वहां पे हम लोग ग्रहों की स्थिति, तारों की स्थिति को निरंतर निरंतर मतलब लगातार अध्ययन उनके बारे में पढ़ते लिखते रहते थे। ठीक है, उसको हम लोग वेधशाला कहते हैं। संग्रहालय क्या है? एक ऐसा सार्वजनिक भवन जहां सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित रखा आता है। बिहार का भी म्यूजियम है, आप जाकर देख सकते हो। संग्रहालयों में कई प्रकार की वस्तुएं रखी जाती, जिसमें से कुछ तो बहुत सुंदर अद्वितीय होती हैं। ठीक है, उन चीजों को सुरक्षित रखा जाता है। अब देखो, बताओ, जंतर मंतर क्या है? भारत में या जयपुर के अतिरिक्त कहाँ कहाँ स्थित है? जंतर मंतर एक वेधशाला है खगोलीय, जहाँ जो जयपुर वाला था उसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बनाया था। यहाँ पे सूर्य की दिशा, समय, ग्रहों की चाल आदि की गणना करने के लिए विशाल यंत्र बनाए गए हैं।
जयपुर के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर है? दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है और मथुरा में है। ठीक है, तो आप इन सारी जगह पे जाकर देख भी सकते हैं। आपके राज्य में कौन से दर्शनीय स्थल है उनके बारे में बता सकते हो। पटना का हमने सब कुछ कहाँ लिख रखा है, पत्र में लिख रखा है, वहां से भी लिख सकते हो। बिहार से यदि आप हो, बिहार राज्य में कहीं से भी हो, तो आप लिख सकते हो बोध गया के बारे में, राजगीर के बारे में, नालंदा के बारे में, गोलघर, महावीर मंदिर, किसी चीज के बारे में आप लिख सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए बोध गया क्या है, यह स्थान भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ महाबोधि मंदिर और पवित्र पीपल का वृक्ष भी है। राजगीर एक ऐतिहासिक नगर है जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ गर्मी के झरने, गृद्धकूट पर्वत और शांति स्तूप है। शांति स्तूप के बारे में जानते हो ना, कमेंट सेक्शन में बताना। नालंदा क्या है, प्राचीन विश्वविद्यालय है जो पहले खंडहर हो गया था पर अब फिर से स्टार्ट हो गया है, बहुत सुंदर बन गया है। गोलघर पटना में अनाज रखने के लिए बहुत सुंदर गोलाकार ढांचा है। महावीर मंदिर ऑलरेडी बहुत सुंदर धार्मिक स्थल है। इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब एक और सेक्शन बचा हुआ है इस अध्याय का, वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।